हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की 4543 भर्ती की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पुलिस एसआई एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, लोकधन उपकार यानी लोकोपकार किस प्रकार की संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यण संधि? तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप एक सी संधि कर लिए। फिलहाल तो संधि तो पहले से ही हुई है। इसको क्या माना जाएगा? इसको मान लिया जाएगा छोटा आ। इसको क्या माना जाएगा? छोटा ओ। तो छोटा आ प्लस छोटा ओ मिलकर क्या बना? ओ बन गया। और नियम के अनुसार ओ किस में आता है? ओ आता है गुण संधि में। तो लोकधन उपकार यानी लोकोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? गुण संधि हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राजा धन ईश्वर यानी राजेश्वर किस प्रकार की संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या विसर्ग संधि? राजा धन ईश्वर किस प्रकार की संधि है? तो वही ट्रिक आपको फिर से लगानी पड़ेगी। इसको क्या माना जाएगा? इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ। इसको क्या माना जाएगा? बड़ी ई। तो बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बना? बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलकर बना ए। और नियम के अनुसार ए किस में आता है? ए आता है मेरे प्यारे बच्चों गुण स्वर संधि में। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है आप लोगों को। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। नील कमल किस प्रकार का समास है? कर्मधार समास, तत्पुरुष समास, बहुपद समास या द्वंद्व समास? तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप नील कमल का समास विग्रह कर लीजिए। तो नील कमल का समास विग्रह क्या होता है? नीला है जो कमल, जहां यहां पर देखिए पहला पद नीला है और दूसरा पद में कमल की विशेषता बताई जा रही है। तो यहां पर कौन सा समास होता है? जहां पर विशेषता बताई जाती है तो वहां पर कर्मधार समास होता है। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिन रात किस प्रकार का समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुपर्याय समास या अव्ययभाव समास? तो दिन रात में कौन सा समास होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में कभी कभी एक योजक चिन्ह दे दिया जाता है इस टाइप का, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जिनके बीच में योजक चिन्ह नहीं होता है फिर भी वो द्वंद्व समास होते हैं। तो दिन रात में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करें आप लोग। तत्सम तद्भव युग में कौन सा सही है? ये होगा, ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा? तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इनमें आपको ऐसा युग्म चुनना है जो एक संस्कृत भाषा का हो और एक हिंदी भाषा का हो। तो राइट आंसर क्या होगा? धान्य, धान यानी धान्य जो है ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा और धान जो है ये हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द और ये हो जाएगा तद्भव शब्द। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, आप कहां जा रहा है? वाक्य में शुद्ध रूप कौन सा होगा? यूं तो होगा नहीं कि आप कहां जा रहा है, क्या आप ये कहोगे क्या? तो कैसे बोलोगे आप कहां जा रहे हो, यही तो बोलोगे आप। तो छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा 7वां।
वाक्य विन्यास में शुद्ध वाक्य चुने। गलत वाक्य क्या है? बच्चे खेल रहे पार्क में। ये तो होगा नहीं इसका शुद्ध वाक्य, ये गलत वाक्य हो जाएगा। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो 7वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, दुर्गंध में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है आपका वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो दुर्गंध में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? दुर हो जाएगा, दुर स्टार्टिंग का शब्द। तो 8वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सूर्यास्त किस प्रकार का समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास या बहुपर्याय समास? सबसे पहला काम आपको ये कर लेना, सूर्यास्त का समास विग्रह कर लीजिए। तो समास विग्रह क्या होगा सूर्यास्त का? सूर्य का अस्त, यही होगा ना। तो का कार्य की विभक्ति क्या होगी? जो मेन जो है वो है का, यानी सूर्य का अस्त। तो ये जो का जो देख रहे हैं आप, ये का कारक की विभक्ति, कर्ता कारक की, यानी कर्ता ने कर्म, ये कर्म कारक की विभक्ति है। तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो 9वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो माइंड में फीड कर लीजिए, कारक के कुल 8 भेद होते हैं। बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरणमय पर, इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से यह मानकर चलिए 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और खासकर समास में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में। अगला क्वेश्चन देखेगा, 10वां क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? चंद्र, चूर्ण, चकवा, चक्र। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसमें देखिए आपको हिंदी भाषा शब्द की पहचान करनी है। तो चकवा जो है ना, ये आपका तद्भव शब्द हो जाए, क्योंकि ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है? जल, अनल, आकाश, पवन। तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो अनल जो है ना, अनल, ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है? रवि, शशि, मरुत, पावक। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें इनमें से है? तो देखिए शशि जो है ना, शशि ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा का विलोम शब्द कौन सा है? विश्वास, निराशा, संकल्प या कर्तव्य। तो आशा का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा का विलोम शब्द होता है निराशा। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, मृदु का विलोम कौन सा है? कोमल, कठोर, हल्का या भारी। तो मृदु का विलोम शब्द क्या होगा? मृदु का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों कठोर। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? सम्मान खोना, मर जाना, हार मान लेना, खुश होना। तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मान लीजिए आप इंटरमीडिएट की परीक्षा में फेल हो गए, आपको ऐसा लगा कि मेरी नाक कट गई, आपको शर्म लग रही है, तो इसे आप क्या कहोगे? सम्मान खोना। जैसा कि लोग आपके बारे में सोचते थे, लेकिन अब आपके बारे में वो चीज़ नहीं सोचते। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, कंगाली में आटा गीला लोक तृतीय का सही अर्थ कौन सा है? दुख और दुख में दुख होना, बिना मेहनत धन मिलना, घर का काम आसान होना, फायदा होना। तो कंगाली में आटा गीला लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? दुख में और दुख होना। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएसआई के एग्जाम में गद्यांश भी पूछा जाता है। तो गद्यांश को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को पढ़िए। बिना मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, बिना मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति, धन तो चोर चुरा सकता है परंतु विद्या को कोई नहीं छीन सकता। विद्या से ही मनुष्य का सच्चा विकास होता है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? धन, विद्या, सम्मान या मित्र। तो मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी जो संपत्ति है यह है विद्या। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
18वां क्वेश्चन देखेगा, गद्यांश के अनुसार धन और विद्या में क्या अंतर है? दोनों समान है। धन चुराया जा सकता है, विद्या नहीं। विद्या चुराई जा सकती है, धन नहीं। दोनों को ही कोई नहीं छीन सकता। तो धन चुराया जा सकता है लेकिन विद्या नहीं। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार विद्या से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? धन, विकास, सम्मान, शक्ति। तो गद्यांश के अनुसार विद्या से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? विकास प्राप्त होता है। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गद्यांश का ही क्वेश्चन है कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? धन और मित्र, विद्या का महत्व, जीवन में कठिनाइयां, सम्मान की रक्षा। तो जो ये गद्यांश देख रहे हैं ये विद्या के ऊपर आता है, यानी विद्या का महत्व। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यूपी जीके के भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। विच रूलर मेड फतेहपुर सीकरी हैज कैपिटल? किस शासक ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? शेरशाह सूरी, अकबर, औरंगजेब, बहलोल लोदी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी फाइट रिविल अगेंस्ट विच ब्रिटिश जनरल? 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस अंग्रेज सेनापति से वीरता से लड़ी थी? हेनरी लॉरेंस, ह्यू रोज, कॉलिन कैम्पबेल, जॉन निकोलसन। तो 1857 की क्रांति में झांसी की रानी जो है ह्यू रोज अंग्रेज से लड़ी थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नो एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या मेरठ? तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश का जो कानपुर शहर जो है ना ये भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 24वां क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दालों का कटोरा यानी बाउल ऑफ फुल्स कहलाता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड द बाउल ऑफ फुल्स? झांसी, हरदोई, बाराबंकी, बुंदेलखंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड जिला जो है ना ये दालों का कटोरा कहलाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस, वेयर डज द रिवर गंगा फर्स्ट एंटर इन उत्तर प्रदेश? यानी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस स्थान पर प्रवेश करती है? बिजनौर, हरिद्वार, सहारनपुर, बुलंदशहर। तो मेरे प्यारे बच्चों, गंगा नदी जो है ना ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर के स्थान से प्रवेश करती है। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश टू बोथ हिंदू एंड मुस्लिम पार्टिसिपेट? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी मेला, बाबा मेला, फूलडोल मेला, बेटेश्वर मेला। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी नौचंदी का मेला। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, नवाब वाजिद अली शाह बिलोंग्स टू विच सिटी? नवाब वाजिद अली शाह किस नगरी से संबंधित थे? फैजाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद या कानपुर? तो मेरे प्यारे बच्चों, नवाब वाजिद अली शाह जो है ना ये लखनऊ से संबंधित थे। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश के भीतरगांव में लगभग 1500 वर्ष पहले बनाया गया एक प्रारंभिक मंदिर, ये कहाँ पर किससे बना था? लकड़ी, मिट्टी की ईंट, मिट्टी और घास फूस, पकी हुई ईंट। तो उत्तर प्रदेश के भीतरगांव में लगभग 1500 वर्ष पहले बनाया गया एक प्रारंभिक मंदिर जो है ना ये पकी हुई ईंटों से बना था। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, वेयर इज द कुंभ मेला हेल्प्ड इन उत्तर प्रदेश?
कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर। तो कुंभ मेला जो है ना गाइस, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, इन विच डिस्ट्रिक्ट व तुलसीदास द ऑथर ऑफ रामचरितमानस वॉर। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का जन्म किस जिले में हुआ था? बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर या वाराणसी। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का जो जन्म जो है ना गाइस, चित्रकूट में हुआ था। तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। 31वां क्वेश्चन हमारा है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड द सिटी ऑफ पिकनिक स्पॉट्स। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पिकनिक स्पॉट्स का शहर कहलाता है? लखनऊ, कानपुर, बरेली, आगरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश का जो कानपुर जिला जो है ना, ये पिकनिक स्पॉट का शहर कहलाता है। तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 32वां क्वेश्चन देखेगा, गोंडा जिले का ऐतिहासिक नाम क्या है? व्हाट वाज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ गोंडा डिस्ट्रिक्ट? सप्तऋषि, गोनर्द, परशुराम नगरी, जनेश्वर। तो गोंडा जिले का ऐतिहासिक नाम है मेरे प्यारे बच्चों गोनर्द। तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि काकोरी कांड 1925 किस जिले में हुआ था? कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी। तो मेरे प्यारे बच्चों, काकोरी कांड जो है ना 1925 में वर्ष लखनऊ में हुआ था। किस कहाँ हुआ था? लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा, विच इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य या कर्तनिया घाट, सोनभद्र अभ्यारण्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस वर्ष में राजस्व मंडल उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी? इन विच ईयर वाज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश स्टेबल इन इलाहाबाद? 1800, 1875, 1845। तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष 1831 में राजस्व मंडल उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। तो 1831। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 36वां क्वेश्चन है गाइस कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द गुजर फेयर फेमस। गुजर मेला किस जिले का प्रमुख मेला है? सहारनपुर, बुलंदशहर, बरेली या मथुरा। तो गुजर मेला जो है ना, ये सहारनपुर जिले का प्रमुख मेला है। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती किस किसान आंदोलन से जुड़े थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती वाज एसोसिएटेड विद विच प्रेजेंट मूवमेंट? बारदोली आंदोलन, एंटी चंपारण आंदोलन, किसान सभा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। तो मेरे प्यारे बच्चे, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ना, किसान सभा आंदोलन से जुड़े थे। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देखेगा, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा। तो मेरे प्यारे बच्चे, ताजमहल जो है ना, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। 39वां क्वेश्चन हमारा है, विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नो एज द सिटी ऑफ म्यूजिक। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर संगीत नगरी, सिटी ऑफ म्यूजिक कहलाता है? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या बरेली। तो उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी शहर जो है ना, ये संगीत नगरी, सिटी ऑफ म्यूजिक कहलाता है। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द कालिंजर फोर्ट लोकेटेड। कालिंजर किला किस जनपद में स्थित है? बांदा, झांसी, चित्रकूट या सोनभद्र। तो कालिंजर का किला जो है ना गाइस, ये बांदा में स्थित है। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये है यूपी जीके की 700 क्वेश्चंस की मास्टर पीडीएफ, जिसे बनाने में काफ़ी मेहनत हमें करनी पड़ी है। जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी SSSC पैट की तैयारी कर रहे हैं, ये पीडीएफ बिल्कुल एकदम ये मानकर चलिए रामबाण साबित होने वाली है। तो जिन बच्चों को ये मास्टर पीडीएफ जो भी बच्चे लेना चाहते हैं वो बच्चे ले सकते हैं।
तो इस मास्टर पीडीएफ को लेने का तरीका क्या है, इसका प्राइस मैंने रखा है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़। आसानी से आप पे कर सकते हो, इतना ज़्यादा नहीं रखा कि आप पे ना कर पाओ। तो इस मास्टर पीडीएफ को लेने का तरीका क्या, आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। इस नंबर पर आप हमें तुरंत मैसेज करिए और इस पीडीएफ को जल्दी से ले लीजिए। ऑफर सीमित समय के लिए है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टेचू डिस्कवर्ड? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? सिंधु घाटी की किस सभ्यता से मिला था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मिला था मोहनजोदड़ो से। तो 41वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस गुप्त सम्राट से संबंधित है? द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच गुप्त रूलर? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है ना, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, इब्न बतूता किस सुल्तान के समय भारत आया था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी? तो मेरे प्यारे बच्चों, इब्न बतूता जो है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। तो 43 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, 44वां क्वेश्चन है गाइस, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? तो दीन ए इलाही की जो स्थापना है ना मेरे प्यारे बच्चों, अकबर के द्वारा की गई थी। और बुलंद दरवाजा का जो निर्माण जो है ये भी अकबर के द्वारा ही करवाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? इन विच ईयर वाज द रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड इन इंडिया? 1757, ये तो प्लासी की लड़ाई लड़ेगी, 1764, 1773, 1784? तो रेगुलेटिंग एक्ट भारत में वर्ष 1773 में पारित किया गया था। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है ना WC बनर्जी के अध्यक्षता में हुआ था। तो 46 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, बेलगाम अधिवेशन 1924, हरिपुरा अधिवेशन 1938? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया था। 47 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह? ड्यूरिंग विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गिव द स्लोगन डू और डाई? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 48 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर डिस्ट्राइड फ्रॉम विच आर्टिकल टू विच आर्टिकल? अनुच्छेद 12 से 32, अनुच्छेद 14 से 35, अनुच्छेद 19 से 31, अनुच्छेद 16 से 36? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है ना ये अनुच्छेद 12 से 32 अनुच्छेद तक वर्णित है। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस, मौलिक
कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या 61वां संशोधन? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान की 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 51 क्वेश्चंस का की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है ना, ये अनुच्छेद 352 के तहत में है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 52 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ग्रहण की गई? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड। भारतीय संविधान के अमेरिका देश के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ग्रहण की गई है। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? विच मेटल वाज अननोन टू पीपल टू इंडस वैली सिविलाइजेशन? तांबा, सोना, लोहा या चांदी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ना, ये लोहा को नहीं जानते थे। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, हु वॉज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, मलिक मोहम्मद जैसी, गोस्वामी तुलसीदास। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे मेरे प्यारे बच्चों चंद्रबरदाई। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस अंग्रेज जनरल से युद्ध करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई थी? 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है ना, ह्यू रोज जनरल से युद्ध करते हुए वीरवती को प्राप्त हुई थी। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन प्लान कम टू इंडिया? कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी? 1942, 1945, 1946, 1947। तो कैबिनेट मिशन योजना भारत में वर्ष 1946 में भारत में आई थी। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या विधानसभा? तो भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड या कनाडा? तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि जो है ना, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है ना, इस संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नया आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू हुआ था? 85, 91, 95 या 2000? तो भारत में नया आर्थिक सुधार जो है ना, वर्ष 1991 में शुरू हुआ था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में किस संस्था के द्वारा की जाती है? आरबीआई, नीति आयोग, सीएसओ, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना जो है ना, सीएसओ के द्वारा की जाती है। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में काली मिट्टी रेगुर सोयल मुख्यतः किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ब्लैक सोयल इन इंडिया मोस्ट सुटेबल फॉर द सिविलाइजेशन टू विच क्रॉप? गेहूं, कपास, धान या मक्का? तो भारत में काली मिट्टी जो है ना, ये मुख्यतः कपास खेती के लिए उपयुक्त है। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रोइंग फोर्ट्रीज हवाएं किस गोलार्ध में पाई जाती हैं। द रोइंग फोर्ट्रीज विड आर फाउंड इन विच हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध, आर्कटिक क्षेत्र। तो रोइंग फोर्ट्रीज जो है ना गाइस, ये दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती हैं। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार हुआ। ज्वालामुखीय क्रिया से, विपर्तनिक प्लेटों के टकराने से, क्षरण क्रिया से, अपक्षय क्रिया से। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण विपर्तनिक प्लेटों के टकराने से हुआ। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल। बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। तांबा, लोहा, टंगस्टन, एल्युमिनियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, ये टंगस्टन का बना होता है। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है, हैबर प्रक्रिया यानी हैबर प्रोसेस में कौन सा रसायन तैयार किया जाता है। अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या क्लोरीन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हैबर प्रक्रिया में जो है ना अमोनिया रसायन तैयार किया जाता है। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। न्यूटन और गैलीलियो, वाटसन और क्रिक, डार्विन और लैमार्क, पार्सर और फ्लेमिंग। तो डीएनए की संरचना का प्रतिपादन जो है ना, ये वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। तो 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम। प्रकाश का वेग किस माध्यम में सर्वाधिक होता है। वायु, जल, कांच, निर्वात। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश का वेग जो है ना, ये निर्वात माध्यम में सर्वाधिक होता है। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है भाई। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल 120 दिन का होता है। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, भारत में भुगतान संतुलन संगठन बैलेंस ऑफ पेमेंट किस वर्ष हुआ था जिसके कारण आईएमएफ से ऋण लेना पड़ा। 1980, 1991, 2001, 2010। किस वर्ष हुआ था। 1991। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक के रूप में भारत में किसे जाना जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक के रूप में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, एल नीनो घटना मुख्यतः किस महासागर से संबंधित है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एल नीनो जो घटना जो है ना, ये मुख्यतः प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, डेड सी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। व्हाट इज़ द डेड सी फेमस फॉर। ये सबसे गहरी झील है, इसमें लवणता अत्यधिक है, ये सबसे ठंडी झील है, ये सबसे मीठे पानी की झील है। तो डेड सी झील की क्या जो विशेषता है ये आपको बताना है। इसमें लवणता अत्यधिक है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 74 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थलाकृति क्षेत्र का भाग है। हिमालयी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, उत्तरी मैदान क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है ना, ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का भाग हैं। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन्स
थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रत्येक क्रिया के लिए समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है ना, प्रत्येक क्रिया के लिए समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 71 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है ब्लू विट्रियल। ब्लू विट्रियल किस रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्लू विट्रियल जो है ना, ये कॉपर सल्फेट का नाम है, यानी CuSO4 5H2O। तो राइट आंसर क्या होगा? 77 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्रावण किस अंग में होता है? यकृत, गुर्दा, अग्नाशय, हृदय। तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्रावण जो है ना, ये अग्नाशय से होता है। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, ओजोन परत, ओजोन लेयर मुख्यतः वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? द ओजोन लेयर इज जनरली फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ओजोन परत जो है ना, यानी ओजोन लेयर, ये मुख्यतः समताप मंडल स्तर में पाई जाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 79 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो है ना, ऑक्सीजन गैस जो है ना, ये उत्पन्न होती है। तो 80 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। कंप्यूटर के फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है? हु इज नो एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, जॉन वन न्यूमैन, टिम बर्नर्स-ली। तो कंप्यूटर के फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो 81 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? विच वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? इसका नाम है कोलोसस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, सीपीयू का कौन सा भाग गणना लॉजिक ऑपरेशन करता है? विच पार्ट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अंकगणित तार्किक इकाई, इनपुट यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीपीयू का जो अंकगणित तार्किक गणना और लॉजिक ऑपरेशन करता है। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIOS? BIOS का पूरा नाम क्या है? तो BIOS का जो पूरा नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप कह सकते हो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 84 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखेगा, कैश मेमोरी कंप्यूटर में किसके बीच कार्य करती है? CPU और इनपुट डिवाइस, CPU और रैम और हार्ड डिस्क, CPU और आउटपुट डिवाइस। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैश मेमोरी जो है ना, एक कंप्यूटर में CPU और रैम के बीच कार्य करती है। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, मशीन लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन। मशीन लैंग्वेज किस पर आधारित होती है? बाइनरी कोड 0 और 1, असेंबली इंस्ट्रक्शन, उच्च स्तरीय सिंटैक्स, प्राकृतिक भाषा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मशीन लैंग्वेज जो है ना, ये बाइनरी कोड 0 और 1 में होती है। तो 86 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज, लिनक्स, MS-DOS, मैक OS। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? लिनक्स। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, द HTTP प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज बेस्ड ऑन।
इंटरनेट में उपयोग होने वाला HTTP प्रोटोकॉल किस पर आधारित है? OCI मॉडल, TCP/IP मॉडल, IPX/SPX मॉडल, UDP मॉडल। तो इंटरनेट में उपयोग होने वाला HTTP प्रोटोकॉल जो है ना, ये TCP/IP मॉडल पर आधारित है। तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, DNS डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ DNS डोमेन नेम सिस्टम? IP एड्रेस को डोमेन नाम में बदलना, डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलना, डेटा इनक्रिप्शन करना, फायरवॉल सुरक्षा देना। DNS डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य कार्य है डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलना। तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल? हार्ड डिस्क की गति बढ़ाना, अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस रोकना, कंप्यूटर को वायरस से स्कैन करना, मेमोरी का प्रबंधन करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस रोकना। तो 90 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, IPv6 एड्रेस की लंबाई कितने बिट की होती है? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस? 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 256 बिट। तो IPv6 एड्रेस की जो लंबाई होती है 128 बिट। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SQL? SQL का पूरा नाम क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, सिक्योर क्वेरी लैंग्वेज या स्टैंडर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज? तो SQL का पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो 92 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र में इंडिकोटो मोड का मुख्य उपयोग क्या है? इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, वेब हिस्ट्री और कुकीज़ सेव ना करना, वेबसाइट लॉक करना, डेटा इनक्रिप्शन करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा वेब हिस्ट्री और कुकीज़ सेव ना करना। तो 93 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 94 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स क्या है? कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स क्या है? व्हाट इज़ द ट्रोजन हॉर्स इन ए कंप्यूटर? एक एंटीवायरस प्रोग्राम, एक हानिकारक सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स क्या है? एक हानिकारक सॉफ्टवेयर। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, URL का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL? तो URL का पूरा नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है? व्हाई इज वर्चुअल मेमोरी यूज्ड इन ए कंप्यूटर? प्रोसेसर स्पीड बढ़ाने के लिए, रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए, हार्ड डिस्क क्लीन करने के लिए, नेटवर्क सुरक्षा के लिए। तो कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SaaS इन क्लाउड कंप्यूटिंग? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का पूरा नाम क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 97 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन IP एड्रेस इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में IP एड्रेस का कार्य क्या है? कंप्यूटर की पहचान करना, डेटा इनक्रिप्ट करना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, हार्डवेयर मैनेज करना। तो कंप्यूटर नेटवर्क में IP एड्रेस का काम क्या है? कंप्यूटर की पहचान करना। तो 98 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, MAC एड्रेस किसके लिए उपयोग होता है? MAC एड्रेस इज यूज्ड फॉर नेटवर्क इंटरफेस पहचान, हार्ड डिस्क डिवाइस पहचान, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, वेब ब्राउजिंग। तो MAC एड्रेस किसके लिए प्रयोग होता है या उपयोग होता है? नेटवर्क इंटरफेस पहचान। तो 99 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की इस क्लास का, इन ए कंप्यूटर व्हाट इज ए कर्नल द कोर पार्ट ऑफ? कंप्यूटर में कर्नल किसका मुख्य हिस्सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या नेटवर्क? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो 100 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।